माली साल 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए तजवीज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इल्जामात की बौछार, इख्तियारात की रस्साकशी, कुर्सी की जंग, अना की तस्कीन और जिद की इंतहा के बीच पंजाब हुकूमत ने 3,226 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि बजट तो पेश कर दिया गया है, अना, जिद और हठधर्मी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे और इसकी 12 करोड़ अवाम के मफादात एक तरफ, जबकि हाउस ऑफ चौधरीज बमुकाबला हाउस ऑफ शरीफ्स की जंग दूसरी जानिब है। पंजाब की तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि एक ही दिन ऑपोजिशन और हुकूमत ने अलग अलग यानी 2 इजलास बुलाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कल पंजाब असम्बली का 40वां इजलास मुलतवी करके आज 1 बजे दोबारा इजलास तलब किया, जो शुरू होते ही एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब गवर्नर ने पंजाब के जारी बजट इजलास की कार्रवाई प्रोक करते हुए 2 बजे असम्बली का 41वां इजलास ईवान इकबाल में तलब किया, जो 4:30 बजे शुरू हुआ और इसकी सदारत डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद बजारी ने की। अब यहां सवाल पैदा होता है कि आईनी तौर पर ईवान इकबाल में बुलाए जाने वाले इजलास की कानूनी हैसियत क्या है? क्या असम्बली हॉल के बाहर इजलास बुलाया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले भी एक बार पंजाब असम्बली का इजलास फ्लैटीज होटल में बुलाया जा चुका है, लेकिन इस इजलास के लिए बाकायदा करारदाद मंजूर कराई गई थी। यही सवालात परवेज इलाही ने भी उठाए। वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जब इजलास गवर्नर साहब ख़त्म करते हैं ना, प्रोरोग करते हैं, तो वो कानून में ये लिखा हुआ है कि वो सेक्रेटरी असम्बली करेगा, और अगर इजलास बुलाना है तो वो भी गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखेगा कि इजलास आप बुला लें और उसकी तशहीर भी कर दें, और बुलाने का भी वो एक तरीका है। अब एक तरफ पंजाब असम्बली के अंदर इजलास जो परवेज इलाही ने बुलाया था उसको मुलतवी किया गया, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने ईवान इकबाल में बजट भी पेश कर दिया है। पंजाब में बजट इजलास पर आईनी बहरान के बाद गवर्नर ने स्पीकर के इख्तियारात मुअत्तल करते हुए 3 ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए। 3 ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद पंजाब असम्बली के इंतजामी अमूर पंजाब हुकूमत के पास आ गए और साथ ही सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया। पंजाब असम्बली प्रिविलेजेस एक्ट को भी खत्म किया गया, यानी कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात इंतहाई महदूद कर दिए गए हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी को सजा देने का स्पीकर का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया। अब से स्पीकर किसी सहाफी को असम्बली दाखिले से रोक सकेगा और दे सकेगा। पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया है और सेक्रेटरी असम्बली की भी मनमानियां खत्म हो गई हैं। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद मोहम्मद खान भट्टी भी महकमा कानून के अंडर काम करेंगे। अब से गवर्नर पंजाब जब भी असम्बली इजलास बुलाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करेंगे। कल का बजट इजलास गवर्नर पंजाब ने खत्म किया और जब वो इजलास प्रोरोग हो गया तो उसके बाद 3 ऑर्डिनेंस काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब ने किए। पहला ऑर्डिनेंस जो रिपील किया गया वो पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एक्ट 2019, जिसके तहत स्पीकर को और सेक्रेटरी असेंबली को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे, रिपील कर दिया गया है और पंजाब असेंबली के इंतजामी उमूर हुकूमत पंजाब के जेरे इंतजाम महकमा कानून के पास आ गए हैं, जो 2019 में पोजीशन थी। ये पहली बात है। अब इस ऑर्डिनेंस के जरिए असेंबली के इजलास को डी नोटिफाई करना और नोटिफाई करना अब सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियार में नहीं। इस तमामदर सूरत हाल ने एक बार फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को एक नई आईनी बहरान से दोचार कर दिया। एक जानिब गवर्नर अपने इख्तियारात इस्तेमाल के ऑर्डिनेंसेस जारी कर रहे हैं, अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। वही सवाल यह है कि तमाम इकदामात को कानूनी तौर पर कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ईवान इकबाल में जारी इजलास की कानूनी हैसियत क्या है। या एक सवाल यह भी है कि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के होते हुए डेप्यूटी स्पीकर इजलास की सदारत कर सकते हैं। तो यह भी है कि तहरीक एतमाद के बाद से शुरू होने वाले इस बहरान का खात्मा आखिर किस तरह मुमकिन है। चौधरी और शरीफ फैमिली के दरमियान जारी इख्तियारात की जंग जहां तूल पकड़ती जा रही है, वहीं एक नई पेशरफ्त भी सामने आई है। FIA ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत 8 अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमे में नवाज भट्टी और मजहर इकबाल मोहम्मद खान भट्टी, वाजिद अहमद खान भट्टी को नामजद किया गया, जबकि मुलजिम नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA की जानिब से दर्ज किए गए केस के मुताबिक शुगर इंक्वायरी कमीशन 2020 की रिपोर्ट की रोशनी में यह मुकदमा असल में 7 अगस्त 2020 को दर्ज किया गया था, जिसके तहत FIA को वफाकी हुकूमत की जानिब से तहकीकात का हुक्म दिया गया था। रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ शुगर मिल्स के माली कॉर्पोरेट फ्रॉड के खिलाफ जारी तहकीकात के दौरान यह सामने आया कि लो प्रोफाइल अफराद यानी कि परवेज इलाही खानदान के फ्रंट मैन ने 2007-2008 में रहीम यार खान में मुश्तरका तौर पर शुगर मिल्स लिमिटेड कायम की थी। RYK इसका रजिस्टर्ड दफ्तर 8 शामी रोड लाहौर कैंट में था और यह जाहिरी तौर पर माली जराइम की आमदनी समेत गैर वाज़ेह ज़राए से फंड्स की लॉन्ड्रिंग के जरिए कायम किया गया था और शुगर मिल के सरमाए की मालियत में अरबों रुपए का इजाफा हुआ।
एफआईए के मुताबिक अब तक की गई जांच पड़ताल और बैंकों के रिकॉर्ड से यह बात सामने आई है कि मुलजिम एम नवाज भट्टी और मजहर अब्बास मुतादिद बैंक अकाउंट्स के दस्तखत कुनिंदा थे और वाजिद अहमद खान भट्टी जो कि पंजाब असेंबली का मुलाजिम होने की वजह से मुलजिम चौधरी मोनिस इलाही के जेर कंट्रोल है। इससे वाज़ेह होता है कि मुलजिमान एम नवाज भट्टी और मजहर अब्बास ने अपनी शनाख्त और चौधरी मोनिस इलाही बल चौधरी परवेज इलाही की जानिब से काम किया और वो अपनी शनाख्त जाहिर करते रहे ताकि RYK के मुलजिम लिमिटेड के कयाम के हासिल किए गए फंड्स आमदनी की असलियत और नौयत को छुपाया जा सके। अब रिकॉर्ड में यह इंकशाफ किया गया है कि मखदूम उमर शहरियार उस वक्त की मुजव्विज़ा RYK के मिल्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जिन्होंने 25 जून 2007 को सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब को एक दरखास्त के जरिए शुगर मिल के कयाम के लिए NOC जारी करने की भी दरखास्त दी थी। अब इस केस में 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद मोनिस इलाही ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत की दरखास्त दायर कर दी और अब से कुछ देर पहले की इत्तलात यह है कि मोनिस इलाही खुद अपनी गिरफ्तारी देने के लिए FIA के दफ्तर पहुंचे। जो उन्होंने जमानत के लिए दरखास्त दी थी वो वापस कर दी गई और वही दरखास्त देने से कबल मोनिस इलाही ने कहा कि मुझे मालूम था कि इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है। आमतौर पर FIR से पहले नोटिस दिया जाता है, जबकि उन्होंने बराह रास्त FIR काट दी है। नून लीग कुछ भी कर ले, इमरान खान के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। इसके बाद फौरी तौर पर मोनिस इलाही की तरफ से क्या रद्देमल सामने आया वो भी आपके सामने रखता है। अब से कुछ देर पहले जब मोनिस इलाही FIA के दफ्तर में गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे तो उस वक्त भी बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। मोनिस इलाही के एतराज़ात का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोनिस इलाही मुकदमे पर नाराज ना हो, ये इमरान खान का गिफ्ट है जो शुगर इंडस्ट्री इंक्वायरी के नतीजे में सामने आया। इमरान दौर में मोनिस इलाही की गिरफ्तारी का फैसला हुआ और मोनिस इलाही ने यह बात परवेज इलाही की मौजूदगी में खुद बताई थी। मोनिस इलाही ने निजी कंपनी बनाई, सारे शेयर्स खरीदे, उन्हें बाइज्जत बिठाकर कागजात दिखाए जाएंगे। राना सनाउल्लाह का इसके फौरी बाद क्या रहा वो भी आपके सामने रखते हैं। राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि ये केसेस इमरान खान के दौर में बने हैं। इससे मुताल्लिक मोनिस इलाही ने उन्हें उस वक्त बताया था जब वो मिलने के लिए गए थे। मोनिस इलाही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में अपनी गिरफ्तारी या केस बनाने के हवाले से भी बात कर चुके हैं, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान मुझ पर एतमाद नहीं करते, उनके साथ डिसकम्फर्ट का इजहार करते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है मोनिस इलाही से काम करने के लिए। इस बात का खुद उन्होंने एतराफ़ किया था हामिद मीर साहब से बात करते हुए कैपिटल टॉक प्रोग्राम के अंदर। वो क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखता है। अब इसी केस का जिक्र और कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मोनिस इलाही साहब के वालिद मोहतरम स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब ने मेयर बुखारी साहिबा के साथ बात करते हुए किया था। वो क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन इस सब के बाद वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। वो वक्त का पहिया घूमता है, वक्त पलटा खाता है और उसके बाद ये सारे जो खतरे के बादल हैं वो छट जाते हैं। फिर मोनिस इलाही साहब का एक नया मौक़िफ़ सामने आता है और पब्लिकली वो इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं और कैसे 180 डिग्री का शिफ्ट दिखाई देता है वो भी आपके सामने रखता है। मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कहते हैं घबराना नहीं। अब मोनिस इलाही साहब इमरान खान को कह रहे थे कि आप PTI वालों को कहते हैं घबराना नहीं है। क्या मोनिस इलाही साहब के लिए घबराने का वक्त है? असल में किसके लिए घबराने का वक्त है और किसके गिर्द शिकंजा सख्त किया जा रहा है, इसका नुकसान और फ़ायदा किसे पहुंचेगा, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर रज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सना बुच्चा साहिबा, 12 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त अना और जिद की भेंट चढ़ाया जा रहा है। ये अना और जिद क्या है? PTI वर्सेस PMLN है या हाउस ऑफ शरीफ्स वर्सेस हाउस ऑफ चौधरीज है? बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को इस वक्त थ्रेटन किया जा रहा है या थ्रेटन हो रहा है तो पूरा पाकिस्तान ही अनस्टेबल है। आपको बलूचिस्तान की हालत नज़र नहीं आ रही क्योंकि बलूचिस्तान को हम इस तरह कवर नहीं करते जिस तरह से हम पंजाब को कवर करते हैं। तो बलूचिस्तान में तो ना IG है ना सेक्रेटरी है। लोगों को आपके सामने जिस तरह से मार मार के लेके जाया जा रहा है, जिस तरह से लोग गायब होते हैं, वहाँ तो कोई सिक्योरिटी नाम के इदारे अगर हैं भी तो वो हमारे इल्म में नहीं है। तो पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें तशवीशनाक सूरत हाल यही है कि देखें, जब आप आइन की पासदारी नहीं करेंगे मुकम्मल तौर पर तो ये मसाइल तो होंगे। कभी आपको ऐसे मामलात और ऐसी शिकें मालूम हो जाएंगी जितना हमने आइन के बारे में आई थिंक इन दिनों में सीखा है, शायद हमने ज़िंदगी में नहीं सीखा होगा। आर्टिकल 63A हो, आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 17 हो, आर्टिकल 22 हो, तो ये सब तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप सेलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा। जहाँ तक आपकी सवाल है कि ये कौन फेस ऑफ किसके दरमियान है, तो देखें सभी प्लेयर्स हैं।
ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस नून है, क्योंकि आपको पता है कि अलीम खान ग्रुप भी है, चीना ग्रुप भी है, जहांगीर तरीन ग्रुप भी है, PTI भी है, काफ लीग भी है। तो ये तो एक बड़ी जंग है। यहाँ पे तो हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है, जितने मतलब लोग नहीं है उतनी तो धड़ेबाजी हो गई है वहाँ पर। तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप एक अनस्टेबल मुल्क में एक अनस्टेबल सूबे को 4.25 साल उस्मान बुज़दार जैसे इंसान को देंगे चलाने के लिए, तो फिर मामलात ऐसे ही होंगे। दूसरा, आपकी जो इमरान खान साहब की अना है उसके आगे तो ज़ाहिर है आइन भी मजबूर है, कानून भी मजबूर है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी मजबूर है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर है, और वो अपने इल्ज़ामात में मसरूर हैं। तो बस फिर यही सूरत हाल रहेगी और यही होता रहेगा इस मुल्क में। तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के लिए आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। नहीं, देखिए, अदम एतमाद तहरीक के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जन्म लिया है तो पंजाब में सबसे ज्यादा है। वो 63A के मामले में हो, मुनहरिफीन के मामले में हो, इलेक्शन कमीशन रेफरेंस को मुस्तरद कर दे उसके मामले पर हो, स्पीकर पंजाब असम्बली, आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान क्या हुआ, हमजा शहबाज के, फिर डेप्यूटी स्पीकर का मामला हो, फिर वो मामला कोर्ट में चला जाता है। आपको लगता है कि फिर एक बार ये मामला कोर्ट में ही जाएगा, क्योंकि इतने बड़े सूबे का बजट पेश तो कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, असम्बली में नहीं बल्कि ईवान इकबाल में, लेकिन इस बजट को मंजूर कैसे कराया जाएगा ये फिर सवालिया निशान है। तो सफर तो पंजाब की आवाम कर रहे हैं। मैंने वही कहा ना, सफ़र तो हम सब कर रहे हैं, पंजाब की आवाम भी, सिंध की आवाम भी, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वहीं आता है जहाँ पर आप न्यूट्रलिटी से अपनी मर्ज़ी नहीं मनवा सकते, क्योंकि जहाँ पे न्यूट्रलिटी को मनवाया जा सकता है वहाँ आइन की कोई हैसियत नहीं, और जहाँ आइन को मनवाया जा सकता है वहाँ न्यूट्रलिटी की हैसियत नहीं। तो अब आप सेंटर में आइन का सहारा ले लें और सूबे में आपको न्यूट्रलिटी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक तो आइन से है। तो आइनी तौर पर तो जो सदर पाकिस्तान कर रहे हैं, वैसे तो उनको नहीं करना चाहिए, एक मॉरली उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कोई गैर कानूनी चीज़, गैर आइनी चीज़ तो नहीं कर रहे। वो हर चीज़ में उन्होंने रुकावट डालनी है, जो आइन उनको इजाज़त देता है उस आइन की तशरीह वो अपनी मर्ज़ी से करके आपको ये कर देते हैं। तो उन्होंने कोई भी चीज़ आपके लिए आसान तो करनी नहीं है, और जहाँ पे आसानी थी वहाँ न्यूट्रलिटी ने आपका साथ दिया। लेकिन आपके पास जाहिर है कि ऑन द ग्राउंड और इस वक्त आपको एक ऑपोजिशन का सामना है। ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो महंगाई हुई है, जो 13 रुपये मजीद बिजली पर बढ़ने जा रहे हैं, जो IMF का मुआहदा तय नहीं पा रहा, साजिश का आंसर ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब अब मुशर्रफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं। तो इस मुल्क में मतलब कौन सी चीज़ की कल सीधी है कि हम ये कहें कि पंजाब भी सीधा हो जाना चाहिए। पंजाब में जाहिर है जी, सब ने अपना अपना जोर लगाया हुआ है, और अवाम तो बिल्कुल सफ़र करेगी। अवाम तो पूरे पाकिस्तान की सफ़र कर रही है, पंजाब की खुसूसन इस मामले में सफ़र कर रही है। लेकिन इस वक्त आप देखिए तो सही, आप इस मुल्क का हाल देखिए कि कोई पता नहीं है आज 40वां इजलास था या 41वां इजलास था। कोई 40वां इजलास तलब कर रहा है, कोई 41वां इजलास तलब कर रहा है, कोई 40वें में बोल रहा है कि आप खड़े हो जाएं और आप बजट अनाउंस कर दें। वो कहते हैं नहीं जी हम तो 41वें में अनाउंस करेंगे। मतलब ये मजाक है, आप इसको मजाक समझ रहे हैं, ये मजाक ही हो रहा है। मतलब क्योंकि कानूनी और आईनी तौर पर तो कोई भी गलत नहीं है, तो फिर आईनी और कानूनी तौर पर न्यूट्रलिटी के हवाले से फिर कोई यहाँ पे आके रोल प्ले कर ले, क्योंकि न्यूट्रल यहाँ पे तो कोई नहीं है। वैसे सरा मुझे साहब, अगर 40वां हो रहा है तो वो शायद आइन और कानून का 40वां हो रहा है जो सभी पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे आपने कहा कि मुतासर तो आवाम हो रहे हैं, कॉमनर इससे ज़रूर सफ़र करेगा। आवाम का इशू ज़रूर है जिस पर बात नहीं हो रही, बल्कि अपनी अना और ज़िद की जंग लड़ी जा रही है। तो आप किस तरह से देखती हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोमिनेंटली? और अगर अवाम इसी तरह मुतासर होंगे तो फिर नुकसान कौन उठाएगा? क्या अपोजिशन नुकसान उठाएगी या फिर लूजिंग एंड के ऊपर आपको हुकूमत दिखाई देती है अल्टीमेटली? देखिए, मुझे लगता है कि वी आर ऑल गोइंग टू लूज एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आइन को अपनी रूह से जब आप अलग करेंगे और आप उसकी अपनी अपनी तशरीहात बनाएंगे और आप एक खिलाफ वर्जी को होने देंगे, दूसरी खिलाफ वर्जी को रोक लेंगे। आइन को मानना ही इस मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम को चलने देना है। अगर आपने आइन को ही नहीं मानना सिरे से और आपने कोई सज़ा भी मुकर्रर नहीं करनी आइन की पासदारी की खिलाफ वर्जी पर, तो फिर मुल्क में क्राइसिस के बाद क्राइसिस होगा। इस
इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। कभी मीडिया अपने न्यूट्रल होने का सुतून से बाहर निकलता है, आपकी जुडिशरी अदल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करती है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ अदल देना होता है। अदलिया का काम अदल देना है, फौज का काम इस्तेहकाम है, मुल्क का एक हिफाजती निज़ाम उनके हाथ में है, मुल्क की बॉर्डर्स उनके हाथ में है, उसमें मेरा कोई एरिया नहीं होना चाहिए। अदलिया के मामले में अदल होना चाहिए, मेरा कोई एरिया नहीं होना चाहिए। मैं कौन होती हूँ अदल करने वाली? अदलिया अदल करे, फौज अपना काम करे, पार्लियामान अपना काम करे, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ पार्लियामान इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्होंने अवाम की खिदमत करनी है, वो इसलिए आते हैं कि अपने केस माफ़ कराएं। जैसा कि हमने इस सूरत में देखा है कि आप मुझे बता दीजिए कि मखलूत हुकूमत के तमाम लोग एक पेज पर थे नैब तरामीम पर, और एक पेज पर नहीं थे 13 रुपए बिजली बढ़ाने पर, एक पेज पर नहीं थे 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाने पर। ये कह रहे हैं जी मुल्क डूब रहा था, तो डूब रहा था, डूबा तो नहीं था, आप लोगों ने तो आके डुबा दिया। तो अवाम जो आप जिनको बता रहे थे कि हम आपके लिए आ रहे हैं, महंगाई मार्च हो, मौलाना फजल रहमान हो, तमाम लोग महंगाई महंगाई महंगाई, आपको अब सुनाई देता है महंगाई का लफ्ज? आपको मौलाना फजल रहमान नजर आए हैं इतने दिनों से? कहाँ हैं? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का उसूली मौकफ क्या था कि हम वोट को इज्जत देंगे, आईनी पैराहे में सब इदारे अपने अपने रोल्स अदा करेंगे। क्या ये हुआ? क्या मीसाके जमहूरियत में जो लिखा था वो हुआ? तो फिर क्या आप बात कर रहे हैं मुल्क का सत्यानाश तो इन सब ने मिलकर। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, अजान मगरिब का वक्त है, अजान सुनते उसके बाद वापस आते यही से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बोचा साहब हमारे साथ मौजूद है। सना बोचा साहबा, कल तक जो बयानिया इस मखलूत हुकूमत का था ऑपोजिशन में, वो आज इमरान खान का दिखाई दे रहा है। आज इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। कल तक जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे लगा रही थी, उसके अलावा जो महंगाई का बयानिया इस हुकूमत का, महंगाई का मार्च भी किया था। आज इमरान खान साहब इस हुकूमत की मिस मैनेजमेंट, बैड परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस, बैड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि ही वाज एक्चुअली टेकिंग ऑफ एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। तो अभी इमरान खान की जितनी परफॉर्मेंस थी, सबके ऊपर पर्दा पड़ गया और फिर से जान पड़ गई है इमरान खान के इस बयानिए में। देखिए, इमरान खान साहब का बस चले तो वो जाहिर है, क्योंकि वो एक नार्सिसिस्ट हैं, और ये मैं बात बहुत कह चुकी हूँ कि वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है उनकी। वो आप उनको जो मर्जी कर लें, उन्होंने खुश नहीं होना, उनको और चाहिए, उनको और चाहिए। आप उनके लाड उठाते रहेंगे, वो और मांगते रहेंगे, और फिर आप उनको और देते रहेंगे, बट दिस डजंट स्टॉप एनीवेयर। आज उनको नज़रियाती सियासत याद आ गई है। पहले उनको नज़रियाती सियासत याद थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तो 30-35 साल की उम्र के बड़े लोगों को अपनी पार्टी में नहीं इंक्लूड करूँगा। वो करते 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 इलेक्टेबल्स नहीं लूंगा, फलां नहीं करूंगा, चोर डाकू नहीं करूंगा, ड्राई क्लीनिंग होती रही, पीटीआई में एंट्री होती रही, अब पीटीआई आ गई है। अब आप मुझे कह रहे हैं कि उनके नज़रियात तब्दील हो गए हैं। नहीं जी, नज़रियात कोई तब्दील नहीं होते, नज़रियात एक ही रहते हैं। आपके मुलाकात और आपके मज़ाकरात और आपके मामला तब्दील होते हैं, लेकिन आपके नज़रियात तब्दील नहीं होते। नज़रियात की बुनियाद ही यही है कि वो तब्दील नहीं होते। नज़रियात की सियासत यह है कि कुछ भी हो जाए, आपके नज़रियात नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते। यहाँ तो रोज़ नज़रिया बदलता है, यहाँ रोज़ नज़रिया कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो प्लीज़ ये बात मत कीजिएगा कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन है। ये कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन नहीं है। ये इस वक्त सिर्फ मैं की पोजीशन है कि मैं ठीक, मैं सही, मैं विक्टिम, मैं हीरो, मैं बादशाह, मैं अर्तुगरुल, मैं अवाम कहाँ है? दूसरा शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन का तो पूरा का पूरा सियासत ही इस पर बेस्ड है कि देखिए जी, हमें फलां ने क्लियर कर दिया करप्शन से, हमें फलां ने कर दिया, इसकी फलां की वीडियो आ गई। आपकी अपनी पोजीशन क्या है, क्या आपको पता है? और ये जो रोज आप मुझे कह रहे हैं फरा गोगी तो 5 कैरेट डायमंड की रिंग, तो ये उनके फलां तो फलां, तो फिर केस ठोके ना, क्यों नहीं केस बनाते, क्यों नहीं करते केस? आज एक केस हुआ है, आज एफआईए ने एक मुकदमा दर्ज किया है, और वो मुकदमा है चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही के अगेंस्ट। और अब से कुछ देर पहले की इत्तला है कि मुनस इलाही एफआईए में गिरफ्तारी के लिए पेश भी हो गए हैं। इस मुकदमे को सियासी इंतकाम के तौर पर देखती हैं, ये विच हंटिंग है, या आप समझती हैं कि ये बिल्कुल कानून अपना रास्ता ले रहा है?
कानून अपना रास्ता ले रहा है। मजाक कर रहे हैं आप मुझसे, मेरा ख्याल है। नहीं, कानून अपना रास्ता नहीं लेता जी। कानून को रास्ता भी दिखाया जाता है और कानून को अपने लिए रास्ते पर लाया भी जाता है। कानून के लिए लाल बत्ती भी जलाई जाती है और कानून को हरी झंडी भी दिखाई जाती है। तो कानून के साथ तो मजाक हो रहा है। तो ये कानूनी तौर पर तो कोई चीज़ होती नहीं। अगर कानूनी तौर पर इन्होंने कुछ करना होता तो एक आदमी जो पिछले इतने अरसे से बोल रहा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? उसको आप लोगों ने क्यों इतना न्यूसेंस बनने दिया है? आज आपको परवेज इलाही बुरा लग रहा है, लेकिन इमरान खान साहब बोलते हुए बुरे नहीं लग रहे, तो आप परवेज इलाही को जेल ले जाकर क्या कर लेंगे? आप उनको ये केस लगा के क्या कर लेंगे? ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ना, राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि ये तो इमरान खान ने ये मुकदमा बनाया था। शुगर इंक्वायरी कमीशन 2020 की रिपोर्ट थी, फिर केसेस बने, फिर नैब ऑलरेडी प्रॉब कर रहा था, फिर एक कंटेंशन भी रही मुनिस इलाही, परवेज इलाही की खान साहब से इस केस को लेकर, और उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह ने कहा हमने तो केस नहीं बनाया, ये तो केस इमरान खान बना गए थे। जी, वो केस भी इमरान खान बना गए थे। इस मुल्क का बेड़ा गर्क और सत्यानाश भी इमरान खान कर गए थे, महंगाई भी इमरान खान कर गए थे। तो आप इसको कंटिन्यू कर लें, फिर इमरान खान की लेगेसी को कंटिन्यू करें ना। तो बेसिकली आप इमरान खान कंटिन्यूड हैं, क्योंकि फिर आपकी कोई अपनी साख और अपनी पहचान तो है नहीं, क्योंकि आप मईशत भी आपकी उनकी फॉल आउट है, सियासत भी उनका फॉल आउट है, फॉरेन रिलेशंस भी उनका फॉल आउट है, IMF के मुआहदे से खिलाफ वर्जी भी फॉल आउट है, हर चीज़ फॉल आउट है। अब ये केस भी फॉल आउट है। तो ये अजीब बात है कि सब कुछ इमरान खान का फॉल आउट है, लेकिन हुकूमत इनकी है। मजाक है, मजाक। मैं तो आपको यही कहूंगी कि प्लीज किसी चीज को सीरियसली नहीं लें, दिल पे मत लगाएं। इस मुल्क में लाखों केस आए, लाखों केस बने, लाखों की आर्म ट्विस्टिंग हुई, लाखों की वीडियोस लीक हुई, लाखों की ऑडियोज लीक हुई, हुआ कुछ नहीं जी। जिसको बचाना होता है और जब बचाना होता है वो बच जाता है। अब आप मुझे बता दें, जनरल ड्रायर परवेज मुशर्रफ का केस कहाँ है? उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती? उसके खिलाफ जो पिटिशन है वो अब तक क्यों नहीं सुनी गई? आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब अपने ये घर का मामला है कि मैं दिल बड़ा करके आए जी, माफ कर दिया आपको। किस बुनियाद पर? आपने पार्लियामान में ये बताना है, आपने आम माफी का ऐलान करना है। वैसे तो आइन की खिलाफ वर्जी रोज ही होती है, सभी कर रहे हैं। इस पर मुझे प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करनी है, लेकिन एज फार एज मुनिस इलाही इज कंसर्न्ड, आपको लगता है मुनिस इलाही या चौधरी परवेज इलाही इस केस में गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, ऑप्टिक्स के लिए ये बहुत अहम है कि इस वक्त किसी को रोका जाए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी हम कह रहे हो, रीजंस हो बिहाइंड ये जो भी सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन में एक विलन नज़र आ रहा है और वो आपको मुनिस इलाही और परवेज इलाही साहब के रूप में नज़र आ रहा है। और वो जाहिर है उनकी एक मामला घर में भी बिगड़ा हुआ है, सियासत में भी बिगड़ा हुआ है। वो खान साहब के साथ हैं, दूसरे नहीं हैं। वो एक पार्टी जो सुकड़ के छोटी हो गई थी, वो बिल्कुल टाइनी हो गई है और उसमें भी धड़ेबाजी हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ऑप्टिक्स के लिए इस वक्त मुनिस इलाही साहब को या चौधरी परवेज इलाही को स्टॉप करने के लिए और पंजाब का बजट पेश होने के लिए और पंजाब की तमाम सूरत हाल को स्टेबल करने के लिए किसी एक को तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप द बक समवेयर। तो आप इससे बड़े पे हाथ नहीं डाल सकते, इसलिए इनकी गर्दन पतली है, ये इनकी जरूर इनके शिकंजे में आ। तो आपको लगता है कि इस गिरफ्तारी से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म हो जाएगा, पंजाब का बजट मंजूर हो जाएगा और स्मूथ सेलिंग करेंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज साहब? ये हमें बावर कराया जाएगा कि उन्हीं के अरेस्ट की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ है, लेकिन जाहिर है कि ये मामलात और भी बहुत उलझे हुए हैं। लेकिन हाँ, वक्ती तौर पर ये इसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट यही होगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अवर्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सना बुचा साहब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शायद इस गिरफ्तारी से थमेगा, काफ़ी मामला डिफ्यूज़ होंगे, लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा यकीनन ये तो वक्त ही बताएगा। साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तबीयत इंतहाई नासाज है और वो दुबई के एक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। ऐसे में उनकी जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि वो अपनी ज़िंदगी के आइंदा अय्याम पाकिस्तान में गुजारने के लिए फौरी वतन वापसी चाहते हैं। इस ख्वाहिश ने मुल्क में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवालात किए जा रहे हैं कि क्या परवेज मुशर्रफ की फौरी वतन वापसी मुमकिन है और वतन वापसी के लिए क्या कानूनी और इंतजामी इकदाम किए जा सकते हैं? क्या उनके संगीन गद्दारी केसेस और अदालतों से इश्तिहारी जैसे मुकदमात को भुलाकर उन्हें वतन वापसी की इजाज़त दी जा सकती है? सियासी क़यादत हो, पाक आर्मी हो या सिविल सोसाइटी, हर जगह परवेज मुशर्रफ के बारे में बात की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी ट्वीट करते हुए इसी बारे में इजहार ख्याल किया। नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरी परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या कोई ज़ाती अनाद नहीं है। नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ और ये परवेज मुशर्रफ वतन वापस आना चाहें तो हुकूमत उनको सहूलत फराहम करे। इस हवाले से उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट की। कल निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी
परवेज हवाले से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ की सेहत बहुत खराब है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। इंस्टीट्यूशन और लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ को वापस आ जाना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो ट्वीट की, उस ट्वीट के रद्द-ए-अमल में शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, फवाद चौधरी ने भी कहा। लेकिन इस ट्वीट के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी तबीयत और सोच के मुताबिक बात की है और हमारी उनसे तवक्को भी यही है कि उन्हें खुलकर मौक़िफ़ अपनाया है। परवेज़ मुशर्रफ से वो रवैया नहीं अपनाया जाएगा जिसकी कुछ लोग तवक्को करते हैं, हमें उनको माफ़ करना चाहिए। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को फ़ौज और उसकी क़यादत ने पाकिस्तान वापस बुलाकर दुरुस्त और जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है। नवाज शरीफ के पास इस फैसले की हिमायत के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह रद्द-ए-अमल दिया। परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी से ही मुतल्लिक आज सेनेट इजलास में जोरदार गुफ्तगू हुई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ की वापसी का मुखालिफ नहीं हूँ, इदारों को पायमाल करने वालों को पाकिस्तान आने की इजाज़त होनी चाहिए, साथ ही कानून को भी अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि ये फैसले करेंगे, ये फैसले कहीं और होंगे। परवेज़ मुशर्रफ आना चाहते हैं तो ये उनका भी है, मुल्क है, यहाँ उनका घर है। परवेज़ मुशर्रफ के मुल्क वापस आने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सबके साथ सलूक एक जैसा होना चाहिए। JUI के सेनेटर गफूर हैदरी भी इस बारे में बात कर रहे थे कि जनरल मुशर्रफ बीमार है, वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में। इस सूरत हाल में हम कहें कि वो पाकिस्तान ना आए और रुकावट बने तो मुनासिब नहीं होगा। सेनेट में सेनेटर्स ने इस पर इज़हार ख्याल करते हुए क्या मौक़िफ़ अपनाया है वो भी आपके सामने रखा है। इस वक्त जो जनरल परवेज मुशर्रफ की पोजीशन है, जो उसकी बीमारी है, अब कोई किसी की बीमारी से अगर खेलता है तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं। इस वक्त वो मौत ज़ीस्त के कशमकश में है। अब इस पोजीशन में हम अगर कहें कि वो पाकिस्तान ना आए, कोई और रुकावट बनने की कोशिश करे, तो ये मेरे ख्याल में किसी तरह भी मुनासिब नहीं होगा। मैं जनरल मुशर्रफ साहब की पाकिस्तान वापसी का मुखालिफ नहीं, और बात कहना चाहता हूं, ये पाकिस्तान किसी की चरागाह नहीं है कि जो जब चाहे इसमें आए और जब चाहे चला जाए। ये पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बनाया था, और ये इसलिए बनाया था कि ये मुल्क किसी कानून, किसी आइन, किसी ज़ाब्ते के मुताबिक चले। वो अफराद हों या वो अदारे हों, वो उसके मुताबिक। सबसे बड़ा अलमिया यही डेवलप हुआ पाकिस्तान के अंदर कि जो लोग यानी ताकतवर हो गए और जिन्होंने आइन को पामाल किया और उन्होंने पाकिस्तान के अदारों का भी पामाल किया, उनको पाकिस्तान में आने की तो इजाजत हो, लेकिन कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त कह दिया था, व्हेन ही वाज हियर, मैंने कहा उनको मैंने माफ किया। तो मुझे फिर उस वक्त ऑपोजिशन ने कहा आपने ये क्यों कहा है? मैंने कहा मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे दिल में कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल वो आए, वो उनका पाकिस्तान उनका घर है, हमें कोई इतराज नहीं है, और मगर ट्रीटमेंट सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको परवेज़ मुशर्रफ की खुद साख्ता जलावतनी और उनके मुल्क से जाने की वजूहात के बारे में बताते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के 1999 में इक़्तिदार पर कब्जा करने और खुद को मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव करार देने के 8 साल बाद 2007 में एक नया बहरान पैदा हुआ, जब उन्होंने मुल्क में एक मरतबा फिर इमरजेंसी नाफिज की। इस साल 3 नवंबर से 15 दिसंबर के मुख्तसर अरसे के लिए आइन मुअत्तल रहा और चीफ जस्टिस समेत मुताद्दिद जजेस को हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद अहकामात का ऐलान किया गया, जिसमें जून 2001 में सदर के ओहदे पर खुद तैनात होने वाले परवेज़ मुशर्रफ ने आला अदलिया की दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निपटने में एग्जीक्यूटिव्स और कानून के बरक्स काम करने को बुनियाद बनाकर इमरजेंसी नाफिज की थी। 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए 1973 के आइन को मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आला अदालत के 61 जजेस फारिग हो गए। 28 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ सियासत से रिटायर हुए और फौज की कमान जनरल इशफाक परवेज़ कयानी को सौंपी। 29 नवंबर 2007 रिटायर्ड जनरल ने अवामी सदर के ओहदे का हल्फ उठाया। 15 दिसंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी खत्म की और अबूरी आइनी हुक्मनामा यानी PCO वापस लिया और सदारती फरमानों के जरिए तरमीम शुदा आइन को बहाल किया। 18 अगस्त 2008 को मुल्क पर 9 साल तक हुक्मरानी के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने ओहदा छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुआखजे के इम्कानात खत्म हुए। 22 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी हुक्मरान को 3 नवंबर 2007 के इक़दामात का दिफा करने के लिए तलब किया। 1 अगस्त 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि परवेज़ मुशर्रफ का 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी नाफिज करने और उनके PCO गैर कानूनी और गैर आइनी है। 6 अगस्त 2009 को परवेज़ मुशर्रफ उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात का जवाब देने से इनकार करते हुए पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया चले गए। 22 मार्च 2013 को परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क वापस आने पर 10 रोज की हिफाजती जमानत मिली। 29 मार्च 2013 को सिंध हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ की जमानत में तौसीह की हुक्मसानी उस पर तौसीह कर दी कि वो बगैर इजाज़त मुल्क से बाहर नहीं जा सकते,
फैसले का इक्तबास पढ़ते हुए उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन मुअत्तल करने से परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी की है। 29 मार्च 2013 सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी हुक्मरान को उनके खिलाफ संगीन गद्दारी केस में तलब किया। अदालत ने वजारत दाखिला को उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में डालने का हुक्म भी दिया। 5 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी एक्ट 1973 की दफा 2 और 3 के तहत केस की समाअत मंजूर की। 18 अप्रैल 2013 को परवेज मुशर्रफ जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद से फरार हुए और 19 अप्रैल 2013 को परवेज मुशर्रफ ने जजेस को हिरासत में लेने के केस में मैजिस्ट्रेट अदालत के आगे सरेंडर कर दिया था। इस्लामाबाद में उनके फार्म हाउस चक शहजाद को सब जेल करार दिया गया और 30 अप्रैल 2013 पेशावर हाई कोर्ट ने परवेज कौमी असम्बली या सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की थी। इसी तरह मामला आगे बढ़ते गए 2013 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली को बताया कि उनकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल की दरखास्त करेगी। और फिर 18 नवंबर 2013 जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर के खिलाफ संगीन गद्दारी का केस चलाने के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल कायम करने पर रजामंदी का इजहार किया था और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खुसूसी अदालत में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी के 5 इल्जामात आयद किए थे। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस का सामना करने के लिए तलब किया था और फिर 18 फरवरी 2014 जब 22 समातों में अदम पेशी के बाद परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश हुए, ताहम उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई क्योंकि दिफा ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके खिलाफ केस की समाअत फौजी अदालत में होनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी केस में फर्द जुर्म आयद की गई, ताहम उन्होंने सहते जुर्म से इनकार किया और फिर परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट में उनका नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त की कि वो अपनी बीमार वालदा की अयादत के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। 23 जून 2014 को अदालत उज़्मा ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अपील के ज़ेर इल्तवा होने तक मुअत्तल कर दिए, जिसके तहत परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी। और फिर आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सेठ वकार के वो रिमार्क्स जिसमें उन्होंने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने जैसे अहकामात सादिर किए, जिसके बाद इसी सेंटेंस को हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तरफ से सस्पेंड किया गया था। तहम गद्दारी के केसेस उन पर बरकरार हैं। इसके बाद बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस ट्वीट के बाद ये कहा जा रहा है कि वो खुद इश्तिहारी हैं, मफरूर है, लंदन में बैठे हुए हैं। वो किस तरह से ये कह सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑलरेडी ये कह चुके हैं असम्बली के अंदर कि कानून अपना रास्ता लेगा। उसके बाद हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात भी हो रही है। सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपने सुना, जिसके बाद कभी इम्कानात है कि परवेज मुशर्रफ वतन वापस पहुंचेंगे और हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला साबित सेहतयाबी भी दे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्या मईशत डूब रही है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एज फार एज द करंट सिचुएशन इज कंसर्न। क्या मईशत डूब रही है? बहुत सारे माशी तज्जियाकार इस पर बात कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शब्बर जैदी साहब, सबसे पहले फरमाइएगा कि इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर 206 रुपये से तजावुज़ कर गया है, दिन ब दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, 1 रुपये 30 पैसे मजीद बढ़ा है। एक तरफ हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, यकीन दहानियाँ करा रही है, दूसरी तरफ ये अनसर्टेनिटी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या वजह है सर? ये मुझे बताए ना, हुकूमत के कराने से क्या होता है? जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो तो आपके नहीं सेटल हुए ना। आपको जो पेमेंट करनी है डॉलर में आगे तकरीबन 21 बिलियन 22 बिलियन की आपको जरूरत है डॉलर की, उसकी कहीं से एश्योरेंस नहीं है आपके पास। तो आप मुझे बताएं कि फिर जो आपके हालात हैं आगे 2022-23 में या 23-24 में, उसमें किस बेस पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर स्टेबल रहेगा? तो पाकिस्तान की जो डॉलर की करंट पोजीशन है वो तो इनके काबू में नहीं है ना। ये बिला वजह की बातें कर रहे हैं, आपका भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमारा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप इनकी बातों को क्यों अहमियत दे रहे हैं? बेसिकली आप फंडामेंटल्स देखें ना। तो शब्बर जैदी साहब, जो 21 बिलियन डॉलर हमने देने हैं डेट पेमेंट की मद के अंदर, ये डेट सर्विसिंग है, ये तो हम पकड़ दकड़ के कर रहे हैं। ये रोल ओवर की बात कर रहे हैं, वो सऊदी अरब से हो या चाइना से हो, तो फिर ये 21 बिलियन डॉलर जो है ये तो ऑलरेडी ये तो बहुत पाइल अप होता जाएगा। तो फिर हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि डॉलर मजीद तेज रफ्तारी के साथ ऊपर जाएगा, मजीद बढ़ेगा और अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी। मैंने यही कहा ना कि जब आपके पास कमिटमेंट नहीं है कि रोल ओवर कहाँ से मिल रहा है, या आपके पास आगे 2023 का आपका डेफिसिट है उसको आप कर्टेल नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे बैलेंस करेंगे डॉलर को? फंडामेंटल्स तो चेंज नहीं कर सकते ना आप। तो इसलिए ये तो स्लाइड बढ़ती जाएगी। मसला ये कि ये बिल्कुल
इसको मैनेज नहीं कर पा रहे ना, ये कम से कम बताएं, लोगों को बताएं कि ये डॉलर जो गिर रहा है, बढ़ रहा है रोज रोज, ये कोई जुआ नहीं हो रहा है। अब तो ये एक रैशनल तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रही है और आप टाइम जाया करे जा रहे हैं अपना मुस्तकिल डेट ऑन डे टू डे बेसिस। तो शबर जानी साहब, एक तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे जैसे कम हुए वैसे वैसे हमने देखा कि जो डॉलर है वो भी उसकी फ्लाइट भी बढ़ती चली गई, और फिर अदम एतमाद की तहरीक के बाद ये इसको कोइंसिडेंस कहें या जो भी कहें ये बड़ा है। क्या ये सिर्फ हमारी इंटरनल इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से, क्राइसिस की वजह से है, ये वन ऑफ द की फैक्टर्स है, या आपको लगता है कि ग्लोबली भी जो डॉलर बड़ा तगड़ा हो रहा है उसका भी कुछ इंपैक्ट है? पाकिस्तान की मैंने आपको कहा था, मैं तो 6 महीने पहले कह चुका था कि पाकिस्तान फाइनेंशियली बैंकरप्ट है, तो वो तो आपको हमें नजर आ रहा था कि फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुका है, तो उसका इफेक्ट तो आना था ना आहिस्ता आहिस्ता। तो वो जो चीज है नेचुरल चीज को तो आप नहीं मना कर सकते ना, एक चीज नेचुरल है आपकी, उसको तो आप नहीं रोक सकते ना। यस डॉलर स्टेबल हो रहा है, बट पाकिस्तान की जो नेचुरल रीजन है पाकिस्तान की करेंसी गिरने की, वो तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे ना। हमें नजर आ रहा है कि अगले सालों में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता रहेगा, हमारा लोन रिपेमेंट ड्यू हो रहा है, हमारे पास रिजर्व्स कम हो चुके हैं, हमें कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो फिर आप मुझे बताएं कि डॉलर की मार्केट में कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है। तो फिर ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर आपको ये रिवर्स होती हुई दिखाई देंगे, जो नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं या ये पीछे आएंगे, इन्फ्लेशन का नंबर भी नीचे आएगा, डेफिसिट भी। अगर हमें कोई कमिटमेंट मिल जाती है आगे, IMF से हमारा हो जाता है मायदा, तो हो सकता है कोई स्टेबिलिटी थोड़ी सी आ जाए, मगर वो भी लॉन्ग टर्म नहीं होगी ना, वो आगे जाके फिर नीचे शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के फंडामेंटल्स को सही करना है ना पहले तो, इसलिए ये जो उनकी बातों को आप सीरियस क्यों ले रहे हैं बेसिकली? अगर सीरियस लेते तो पहले तो 2.5-3 महीने से क्या हो रहा है बेसिकली। एग्जैक्टली मैं चाहता हूं यही अंडरस्टैंडिंग जरा हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि जो 3-4 महीने की शॉर्ट टर्म बात की जा रही है कि रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, चीजें बहुत अच्छी दिखाई देने लगेंगी, इसका मतलब ये समझा जाए कि ये ठीक होने की नहीं है, एटलीस्ट फॉर द इयर्स टू कम। समझा नहीं जाए, सोचा जाए। आप लोगों का प्रॉब्लम ये कि आप हर बात को यकीन कर लेते ना किसी की। तो फिर शबर जानी साहब इसका हल क्या है परमानेंट? ये करेक्टिव रिफॉर्म्स चाहिए। फंडामेंटल अपनी इकोनॉमी की पोजीशन है डॉलर की, उसको चेंज करें ना, डॉलर की इंपोर्ट की वैल्यू को कम करें, जो आप नहीं करना चाहते, उसकी वजह से आपका मसला हल नहीं हो रहा ना। आपका जो इंपोर्ट का बिल है वो कम नहीं हो रहा ना, बुनियादी तौर पे आपका पेट्रोल का बिल कम नहीं हो रहा, एनर्जी का बिल कम नहीं हो रहा, कोल का बिल कम नहीं हो रहा। जो आपने पास में गलतियां की हैं वो तो भुगतनी पड़ेंगी ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना। बात ये कि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट है वो बहुत सब्सटेंशियली बढ़ चुकी है, जो पाकिस्तान की गुंजाइश से बहुत ज्यादा है, तो वो नहीं हो सकता। तो अभी ये लॉन्ग टर्म खेल है, ये 2 मिनट के प्रोग्राम में नहीं बताया। तो फिर देखें ना सर, इंपोर्ट्स को कर्टेल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस, एक्सपोर्ट की वैल्यूम आपकी नहीं बढ़ सकती, आप 40 से भी नहीं पहुंचने वाले 2006 तक, खत्म हो गई बात। एक्सपोर्ट का वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, ये सिर्फ थ्योरी है। ठीक है, तो ये ट्रेड डेफिसिट तो बरकरार रहेगा। ये जो फाइनेंस बिल है सर, फाइनेंस बिल अभी तक वो हतमी डॉक्यूमेंट नहीं है। IMF की तरफ से कुछ और डिमांड्स भी हैं, जिसके अंदर कुछ डिमांड्स तो पर्सनल इनकम टैक्स की हैं। भाई हतमी और डॉक्यूमेंट है या नहीं है, उनके IMF को छोड़ दें। एक्सपोर्ट की फिगर आपकी नहीं बढ़ सकती, 40 नहीं पहुंच सकती अगले 3 साल में भी। पर्सनल इनकम टैक्स की बात हो रही है, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज की खत्म करने की और फिर लेवी और सेल्स टैक्स आयद करने की बात हो रही है। इसी तरह से प्राइमरी बजट सरप्लस की बात IMF कर रहा है। तो अभी तक बजट डॉक्यूमेंट जो है वो तो हतमी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी मजीद आफ्टर शॉक्स हम रोज देखते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कि क्या हुकूमत की जो कंडीशन है पूरा कर ये डॉक्यूमेंट IMF को एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो सिर्फ बजट प्रेजेंट हुआ है ना, फाइनल होने से पहले देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे लगता है कि IMF वाला इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इसको उसमें प्रोवाइडेड दैट वो क्या कंडीशंस हो सकती है जिसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इसमें। देखिए आपने रिटेलर को जो आपने छूट दी है, आपने नॉन डॉक्यूमेंट तरफ जो गए हैं, इंपोर्टर को जो सब कुछ किया है, ये IMF को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बेसिकली। और ये जो पर्सनल इनकम टैक्स की बात हो रही है खासतौर पे अपर मिडिल क्लास की, इनकम टैक्स इतना बड़ा आइटम नहीं है, वो बहुत छोटा आइटम है। उसमें तो आपने एफर्टली टैक्स बढ़ाया है, आगे वाले स्लैब में टैक्स बढ़ाया है, आपने कम नहीं किया है। आगे वाले स्लैब में टैक्स बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ठीक, और नीचे वाले स्लैब में टैक्स कम हुआ है, आगे वाले स्लैब में टैक्स बढ़ गया है। एग्जैक्टली ठीक हुआ है, इसको इसमें कोई इशू नहीं है। IMF मानता नहीं मानता वो अलग बात है, मगर इशू नहीं है। बुनियादी तौर पे जो नॉन डॉक्यूमेंट की तरफ चले गए हैं और इन्होंने टैक्स का टारगेट जो 7,000 रखा है, ये शायद IMF को एक्सेप्टेबल नहीं हो। टारगेट वो शायद आपसे 7,250 या 7,500 मांगेंगे बेसिकली।
ठीक है शबर ज़ही साहब, गुज़श्ता रोज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन आज ओगरा ने जो समरी भेजी है, व्हाट आर यू लुकिंग एट कि मजीद कितना इजाफा देख रहे हैं आप पेट्रोल? सिंपल सी बात है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, मगर जो भी इंटरनेशनल प्राइस होगी वो हमें करना पड़ेगा। अभी हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारी प्राइसेस इंटरनेशनली कम होंगी, मेरा नहीं ख्याल के प्राइस इंटरनेशनली कम होंगी, तो ये करना है, जो होना है वो होगा। पेट्रोल तो मजीद महंगा होना है, इस पर कोई ज्यादा बात नहीं है, मगर बात ये है कि इस सारी बात का मकसद ये है कि ये जो इकोनॉमी है इस तरह नहीं चल सकती, इस तरह आप चला रहे हैं इसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और फिर ये जो इन्फ्लेशनरी नंबर्स आते हैं, एसपीआई आया गुज़श्ता दिनों, और फिर अब सीपीआई जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको लोग ये कह रहे हैं कि ये 20% से ऊपर का नंबर इस वक्त भी रिपोर्ट हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इसको, ये कितना रियलिस्टिक और आने वाले दिनों में क्या कम होता हुआ नजर आ रहा है? 17-18% इन्फ्लेशन के आसपास होगा, 18% से ऊपर होगा ये। और अगर ऐसा होता है सर, तो ये तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा कॉमनर के ऊपर, उसको हुकूमत कैसे, ऑब्वियसली एक आम आदमी के ऊपर, एक कॉमनर के ऊपर तो बहुत प्रेशर आ जाएगा। और आने वाले दिनों में जैसे आप कह रहे हैं, ना तो इंपोर्ट्स को हम कर्टेल कर पा रहे हैं, ना ही इकोनॉमिक पहिया घूमता हुआ को नजर आ रहा है, तो फिर कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में 25% से भी ज्यादा बढ़ेगा, तजावुज कर जाएगा? तो आम आदमी क्या कर लेगा? आम आदमी क्या कर लेगा सिवाय रोने के, आपके प्रोग्राम टीवी करने के, और तो कुछ नहीं कर सकता ना। क्या करे सर वो? नहीं, वही तो कुछ क्या कर सकता, कि वो आम आदमी के अंदर कोई इज्जत नफ्स रह ही नहीं गई, वो करना ही नहीं चाहता। तो यही है, आप जैसे 2-4 प्रोग्राम कर लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसके बाद जब आम आदमी कभी अगर सड़क पर आएगा, उसका इंतजार करने पड़ेगा कि कभी वो सड़क पर कब आता है। आम आदमी क्या कर लेगा? वो यही होगा, रोता पीटता रहेगा कि यार ठीक है पैसे बढ़ गए, ये हो गया, मगर आम आदमी का पाकिस्तान में वैल्यू क्या है बताइए ना जरा। एक आम आदमी की, महंगाई की या गुर्बत की कोई पाकिस्तान में किसी को एहसास है? आपके प्रोग्राम टीवी में लिप सर्विस के लिए तो है, मगर कोई हैसियत है उस आम आदमी की जिसकी आप बात कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शबर ज़ही साहब, साबिक चेयरमैन एफबीआर हमारे साथ मौजूद थे। बॉटम लाइन ये है कि वी आर शॉर्ट ऑफ डॉलर्स, सिस्टम में जब तक डॉलर्स नहीं होंगे, जब तक इंपोर्ट्स बिल बहुत ज़्यादा रहेगा, और जब तक हम एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पाएंगे, ये सिचुएशन तो रहेगी। और ये बड़े शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जो भी हुकूमत प्रपोज कर रही है, लॉन्ग टर्म अभी मईशत के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।